नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे थे। आज इसी में आगे थोड़ा बढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दिए थे। उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। अब हम आपसे एक न्यूमेरिकल से एगो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं आपको और आपको इसी के आधार पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, देखो मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, यह है 4 ओम और यह है 2 ओम। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस सर्किट में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि बैटरी है, प्रतिरोध है, तो धारा निकलेगा, है ना। धारा कितना होगा, आई वाट। एंड हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अनुदिश विभव और इसके अनुदिश विभव, यह है V1, यह है V2। यानी आपको निकालना है V1 कितना है और आपको निकालना है V2 कितना है। ठीक है, चलो इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। पहला क्या करोगे, ओम्स लॉ लगा दोगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। V का मान 12 वोल्ट, आई तो आपको निकालना है, आर माने इक्विवेलेंट। तो बताओ इस श्रेणी क्रम में है कि समानांतर। श्रेणी क्रम में ओब्वियसली जो भी पढ़े थे, तो 4 और 2 कितना 6, तो टोटल 6 हो गया। आई का मान निकालो, तो आई इज इक्वल टू 12/6, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी इस सर्किट में कितना एम्पियर की धारा जा रहा है, 2 एम्पियर। अब पूछेंगे कि बताओ इसके अनुदिश भी कितना है, 2, तो इसके अनुदिश भी कितना 2, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक समान होता है। चलो क्लियर है, धारा निकल गया। अच्छा, अगर हम पूछे V1 निकालो, यानी इसके अनुदिश विभव, तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। आई का मान कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। R1 का मान 4, 8 वोल्ट। ठीक है ना। चलो V2 बताओ, आई का मान 2, आर का मान 2, 4 वोल्ट। ठीक है ना। तो बताओ इसके अनुदिश विभव हो गया 8 वोल्ट और इसके अनुदिश विभव हो गया 4 वोल्ट। देखो ना, अब ये ना निकालना है 4 वोल्ट और इसके अनुदिश कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। क्लियर है ना। तो एक न्यूमेरिकल भी आप लोग सीख लिए कि कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने क्या दिया था कि एक बैटरी जोड़ दी है। ठीक है ना दोस्त, इसमें 4 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। तो हमने बोला था कि इस सर्किट में कितना करंट है और V1 और V2 का मान निकालो। करंट आया 2 एम्पियर और V1 V2 आया 8 और 6 वोल्ट। यहाँ से एक सीखने वाली बात है, ये 4 ओम है, श्रेणी क्रम में दोनों है। ये 4 ओम है, 8 वोल्ट, 2 ओम है तो 4 वोल्ट। प्रतिरोध 4 और ये 2, यानी ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो प्रतिरोध ज्यादा है तो वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीख रहे हैं हम लोग कि श्रेणी क्रम संयोजन में जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसके अनुदिश का विभवांतर कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। तो एक न्यूमेरिकल भी आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना होता है। और यहाँ से एक पॉइंट भी है जो आपको लिख लेनी चाहिए। ठीक है ना दोस्त। तो वह पॉइंट है कितना, ये आप जल्दी से उतार लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट हुआ, क्या पॉइंट हुआ बताओ। पॉइंट हुआ कि बड़े प्रतिरोध के अनुदिश श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में बड़े प्रतिरोध के अनुदिश, बड़े प्रतिरोध के अनुदिश विभवांतर अधिक होता है, विभवांतर अधिक होता है। ठीक है, तो ये था बाबू आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अनइकोनॉमिकल होता है, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, और उसमें धारा एक समान होता है, विभव का बंटवारा होता है। ये सब पॉइंट आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। इस न्यूमेरिकल से आप क्या सीखें कि श्रेणी क्रम संयोजन में बड़े प्रतिरोध के अनुदिश विभवांतर अधिक होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे जो टॉपिक है बाबू, श्रेणी क्रम के बाद समानांतर क्रम संयोजन और फिर हम लोग मिक्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे। देखो बाबू, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको परिभाषा लिख दिया है, ऐसे ही आप लोग जानते होंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 3 लिया है। क्लियर। तो 2 या 2 से अधिक, तो हमने यहाँ पर 2 से अधिक यानी 3 लिया है। प्रतिरोध का वैसा संयोजन, यानी इसको समायोजित करने का वैसा तरीका जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला शेयर, जैसे देखो एक प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है।
बोलेंगे कि बताओ इसका पहला टर्मिनल कौन है, तो इसलिए आप बोलोगे ये वाला है सर। दूसरा टर्मिनल ये वाला है, तो ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा ये है दूसरा प्रतिरोध, तो दूसरा प्रतिरोध का भी पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। तीसरा प्रतिरोध का ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। तो देखो हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, ठीक है, और दूसरा सिरा दूसरा बिंदु पर हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को समानांतर क्रम कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो मतलब अब मान लो कि 4 रहता, तो चारों का पहला टर्मिनल एक बिंदु पर, चारों का दूसरा टर्मिनल एक बिंदु पर। 6 गो रहता था, 6 का पहला टर्मिनल एक बिंदु पर और दूसरा टर्मिनल दूसरा बिंदु पर। तो इस प्रकार के जो संयोजन होगा बाबू, उस संयोजन को हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है ना। इसको आप मिटा रहे हैं हम जल्दी से, आप थोड़ा जल्दी इसको उतारिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो आप लोग जानते होंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग और सीखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अभी हमने क्या बताया कि सपोज दैट बाबू एक प्रतिरोध ये है, एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, यानी आपके पास क्या प्रतिरोध हो गया? 3। तीनों का ये पहला टर्मिनल है, एक बिंदु यहाँ ले ले, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो तीनों प्रतिरोध का पहला टर्मिनल एक बिंदु पर और तीनों प्रतिरोध के दूसरा टर्मिनल को दूसरा बिंदु पर जोड़ दिए। और अगर इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन रहेगा तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं? श्रेणी की समानांतर, तो श्रेणी है ना। अब बताना कि ये बैट, इसका प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है R3, यह भी क्लियर। यहां से करंट निकला, ठीक है, मान लो यहां से पानी निकला। अब बताओ एक नहर था, यहाँ से यहाँ एक ही नहर था, अब कै गो नहर निकल गया? 3 गो। तो पानी एक ही गो में जाएगा? तीनों में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। किसमें कितना जाएगा ये आपको पता नहीं है। या जो क्रिचॉफ्स करंट लॉ पढ़े थे आप लोग, KCL, तो उसमें हमने क्या बताया था कि एक जंक्शन पर, ठीक है, एक जंक्शन पर करंट आएगा तो इस करंट का बंटवारा होगा और आने वाले करंट और निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है ना। तो अब बताओ यहाँ से बंटवारा होगा तो इसमें कुछ जाएगा, कितना जाएगा ये पता नहीं है, तो I1 मान लिए। इसमें कुछ जाएगा, कितना जाएगा पता नहीं है, तो I2 मान लिए। इसमें कुछ जाएगा, कितना जाएगा नहीं जाएगा, I3 मान लिए। क्रिचॉफ्स करंट लॉ अगर आप लगाएंगे तो लिखेंगे कि आने वाला करंट और निकलने वाला करंट का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब बताना, आने वाले करंट को प्लस में, निकलने वाले करंट को माइनस में, तो ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो -I1 -I2 -I3 इज इक्वल टू 0। क्रिचॉफ्स करंट लॉ, पहला लॉ यही कहता है। ये सब को उधर लेके चल जाओगे बाबू, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसका अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि समानांतर क्रम संयोजन में करंट सभी में सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, यानी इसमें करंट का बंटवारा हो गया। चलिए अब बताना, श्रेणी क्रम में क्या सीखे थे कि श्रेणी क्रम में I सेम था तो V का बंटवारा हुआ था। अब समानांतर क्रम में I का बंटवारा हो गया तो V का बंटवारा होगा कि सेम होगा? सेम होगा। यानी यहाँ सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि समानांतर क्रम संयोजन में बताओ करंट सेम होता है कि वोल्टेज? वोल्टेज। और श्रेणी क्रम में कौन सेम होता है? करंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या सीखे हैं? वह सीखे यह है कि समानांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज सभी प्रतिरोध के अनुदिश सेम होता है लेकिन करंट का बंटवारा होता है। क्लियर है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट को अगर हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट क्या हो गया बाबू कि समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के अनुदिश, सभी प्रतिरोध के अनुदिश, ठीक है, सभी प्रतिरोध के अनुदिश विभव एक समान होता है। विभव क्या होता है? एक समान होता है, लेकिन
लेकिन धारा का बंटवारा होता है, धारा का बंटवारा होता है। ठीक है बाबू, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन श्रेणी कौन सम्रांतर है। तो देखिएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें धारा प्रवाहित करके देखिए, अगर धारा सब में सेम आ रहा है तो श्रेणी क्रम में जाएगा, और अगर धारा का बंटवारा हो रहा है तो कौन में जाएगा, समानांतर में। अगर ऐसा नहीं समझ सको, धारा अगर सेम तो श्रेणी, और विभव अगर सेम तो समानांतर। क्लियर है ना। तो ये हो गया श्रेणी और समानांतर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग, ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका, हम लोग नेट इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा नेट इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया R1, R2, R3, ये हो गया विभव बाबू। बताओ करंट ये है I, ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3, ये सब का बंटवारा हो गया। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पढ़े थे KCL के अनुसार कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, पढ़े थे कि नहीं। ठीक है, और अभी ये भी पढ़े थे कि इसके अनुदिश विभव भी, इसके अनुदिश विभव भी होगा, और इसके अनुदिश विभव भी होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़े थे कि विभव एक समान होता है। तो विभव एक समान है लेकिन धारा एक समान नहीं है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक नया प्रतिरोध मिलेगा, और वो जो नया प्रतिरोध होगा वो आर इक्विवेलेंट होगा, है कि नहीं। और ये जो तुम्हारा बैटरी है, बैटरी है भी, और ये है आई। तो अगर हम पूछेंगे कि आई का मान बताओ, तो आई इज इक्वल टू वी बटा आर, है ना। तो यहाँ से आप लिख दोगे बाबू भी बटा आर। यहाँ पर क्या लिखोगे, तो ये भी है, ये चेंज नहीं हुआ है। भी बटा कितना, R1, ये भी बटा कितना R2, भी बटा कितना R3, तो भी बटा R2 और भी बटा R3। सबको अगर आप कॉमन कर लोगे तो भी बटा R इज इक्वल टू भी कॉमन हो गया 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, ये और कैंसिल हो जाएगा। अब बताना तो यहाँ से निकल गया कि 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि श्रेणी में होगा तो डायरेक्ट जोड़ देना है, और अगर समानांतर में होगा तो रिवर्स करके जोड़ना है। क्लियर है ना। तो समानांतर में होगा तो रिवर्स करके जोड़िए, और श्रेणी में होगा तो ऐसे जोड़िए। तो ये था पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पढ़े थे कि विभव सेम और करंट का बंटवारा होगा। दूसरा में पढ़े कि 3 प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो नेट इक्विवेलेंट ही होगा। अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिए, तो हम लोग दूसरा में क्या सीखे थे कि ऐसा ऐसा 3 गो रहेगा तो आर इक्विवेलेंट निकालना। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर समानांतर क्रम में है तो आर इक्विवेलेंट में टोटल हो जाएगा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। अगर 3 गो रहेगा तो 4 गो रहेगा तो 1 बटा R4, 5 गो रहेगा तो 1 बटा R5, और इसी तरह से n गो है तो 1 बटा R। ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, क्या कि सॉरी गलती लिखा गया है, ये गलती हम बना दिए हैं, ये श्रेणी क्रम लिख दिए हैं, सॉरी समानांतर हम लोग पढ़ रहे थे, समानांतर क्रम ऐसे। इसी तरह से आप समझ लीजिएगा कि Rn तक है। पहला बार में गलती बन गया था। देखिएगा ये है R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn। इसी तरह से Rn तक है, तो अगर समानांतर क्रम में Rn तक रहेगा तो ये लिख देंगे। क्लियर है ना। ये तीसरा पॉइंट आप लोग जल्दी से फिगर बना के इसको उतार लीजिए। ठीक, चलते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें एक खाली स्पेशल कंडीशन क्या है कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर सो ऑन Rn। अब समझना इसका अर्थ क्या हो गया कि n प्रतिरोध है लेकिन एनो प्रतिरोध अलग अलग है कि सेम है, सेम है। तब क्या होगा, तो ठीक है, ये तो हमने ये कंडीशन लगा दिया। तो उसके बाद अगर लिखना होगा तो अभी बताए थे कि जोड़ना है तो ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि R1 के जगह पर भी R लिखना है, R2 के जगह पर भी R लिखना है, R3 के जगह पर भी R लिखना है। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालोगे बाबू तो 1 बटा R, 1 बटा R, 1 बटा R एंड सो ऑन 1 बटा R। अब बताओ ऐसा ऐसा क्या गो है, n गो, 2 गो रहेगा तो 2 इंटू इतना, 3 गो रहेगा तो 3 इंटू 1 बटा R, 4 गो रहेगा तो 4 इंटू 1 बटा R, n गो है तो n इंटू 1 बटा R। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट निकालोगे दोस्त तो R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू n इंटू 1/r। क्लियर है? तो अगर r इक्विवेलेंट निकालोगे तो n/r, अच्छा ये तो 1/r इक्विवेलेंट निकाले हो, आपको निकालना है r, तो उल्टा कर दोगे, तो उल्टा कर दोगे तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n। ऑब्वियसली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था चौथा नंबर पॉइंट। इस चौथा नंबर पॉइंट को आप जल्दी से उतारिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए। अब हम क्या करने वाले हैं, आपको इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाले हैं, ताकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको समझ में आए, ठीक है। चलो अब देखो, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मान लो 4 ओम का 3 प्रतिरोध, 4 ओम का 3 प्रतिरोध, ठीक है। अब समझिएगा 4 ओम 3 प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी की समानांतर, तो बोलेंगे समानांतर। टोटल बोलेंगे बताओ कितना है, तो आप जोड़ोगे सर ऐसा कर दीजिए 1/4 1/4 1/4, ठीक है, आपका भी आंसर सही है। क्या करोगे फिर सर, 3 गुने 1/4 होगा, क्योंकि ये 3 गो है। तो हम 1/r निकालने वाले हैं कि r निकालने के इसको पलटी कर दोगे, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि अगर प्रतिरोध सेम हो तो नेट इक्विवेलेंट जो हो जाता है बाबू, वो होता है r/n। r माने प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना ओम के है 4, और n माने क्या वो, तो 3 गो, तो 4 कितना हो गया 3। देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो ऑब्वियसली आप इससे बनाना प्रीफर करोगे। अब बताओ 4/3 लगभग 1.333 ओम, ठीक है ना। अब बताना इंडिविजुअली कितना ओम का था 4, जब श्रेणी क्रम में जोड़े तो आंसर कितना है 1.3। तो अब बताओ ये तो घट गया ओवरऑल, और अगर इसको श्रेणी में जोड़ते तो 4 + 4 + 4 3 गुने 4 12 ओम हो जाता, यानी श्रेणी में जोड़ते तो ओवरऑल प्रतिरोध बढ़ जाता, और समानांतर में जोड़ दिए तो ओवरऑल प्रतिरोध घट गया। अब बताना, अब अगर हम 3 को मेरे पास था, टीवी था, फैन था, बल्ब था, ठीक है। अब तीनों को अगर हम श्रेणी में जोड़ दें, सब 10-10 ओम प्रतिरोध का था, मान लो 10-10 ओम का था सब, मान लो, तो कितना ओम हो गया, श्रेणी में जोड़ेंगे तो 30 ओम, और अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो 10/3 यानी लगभग 3.33। तो बताओ 30 ओम प्रतिरोध तुम करना चाहोगे कि 3 ओम, है ना, क्योंकि अगर कम प्रतिरोध रहेगा तो ज्यादा बिजली हमको मिलेगा, तो फायदेमंद होगा। यानी घर में अगर आपको डिवाइसेस जोड़ना होगा तो समानांतर को प्रीफर करोगे कि श्रेणी, समानांतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों में जो वायरिंग होता है वो श्रेणी क्रम में होता है कि समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है ना। चलिए तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, देखिएगा क्या लिखोगे बताओ। लिखेंगे कि समानांतर क्रम संयोजन में ओवरऑल प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है, घटता है ना। समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में ओवरऑल प्रतिरोध का मान, ओवरऑल प्रतिरोध का मान क्या करता है, घटता है। इसलिए यह इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब फायदेमंद, इकोनॉमिकल है, ठीक है। अब जो 12th में क्वेश्चन पूछता है या 10th में पूछता होगा कि घरों में वायरिंग समानांतर क्रम में होता है क्यों, है ना, तो क्या लिखेंगे कि समानांतर क्रम संयोजन में ओवरऑल प्रतिरोध का मान घटता है, और प्रतिरोध घटने के कारण धारा हमें ज्यादा मिलता है, और ज्यादा मिलने के कारण हम लोग घरों में वायरिंग समानांतर क्रम में करते हैं। यानी अगर हम एक और पॉइंट लिखना चाहेंगे कि घरों में वायरिंग कौन सा क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है, ठीक है, समानांतर क्रम में होता है। अगर कोई पूछेगा कि क्यों, तो क्यों पूछेगा तो इसका आंसर हम ऊपर लिख दिए, ठीक है ना। तो घरों में वायरिंग समानांतर क्रम में होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कभी घरों में वायरिंग समानांतर क्रम में क्यों होता है, तो आंसर लिख दीजिएगा कि समानांतर क्रम संयोजन में ओवरऑल प्रतिरोध का मान घटता है, इसलिए इकोनॉमिकल है, इसलिए फायदेमंद है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अभी तक थ्योरी समझ में आया होगा। अभी प्रतिरोध का संयोजन खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।